गुड आफ्टरनून टू ऑल। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन होते जाइए ताकि हम आज की क्लास को ज्वाइन करें, स्टार्ट करें। तो जो भी मेंबर ज्वाइन गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, सभी का मोस्ट वेलकम है फिल द फॉर्म पे। तो थोड़ी सी जानकारी फिल द फॉर्म के बारे में दे देते हैं, जो मैं एवरीडे देती हूँ आप लोगों के लिए। फिल द फॉर्म की जो हमारी आपकी इंस्टाग्राम है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्लास का शेड्यूल है, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो आप जो 3 PM पे सीडीपी की क्लास है, यानी ऋतु, मैं आपकी सीडीपी की क्लास लेती हूँ। और एवरीडे अभी जो हमारा है पीवाईक्यू चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू आपको करने के लिए। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कनेक्ट होइए, और पीवाईक्यू का आप लोग जानते हैं कितना आप लोग को फ़ायदा है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बैठ के हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे उसको, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो तैयारी हो रही है हमारी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और जो ये लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। गुड आफ्टरनून जानकी जी, रोहित जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, और सभी टाइम से आ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम टाइम से अपने 30 क्वेश्चन कर ले, क्योंकि मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने ही हैं। तो जितना जल्दी हम करेंगे तो हमारा टारगेट और बढ़ता चलेगा, ठीक है। राधे राधे माही, सुजाता जी गुड आफ्टरनून, बबली गुड आफ्टरनून। और जैसा सभी जानते हैं कि सीटेट एग्जाम का आपको फुल कोर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको दिया जा रहा है, 95% ये आप सभी के लिए ऑफ है, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। आपको केवल 199 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। फुल क्लास तो आपको मिल ही रही है, MCQ, PYQ, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सभी, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। चलिए, और आपको जानकारी देनी थी कि हमारा जो ऑनलाइन क्विज पेपर है पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, इस वेबसाइट पे जाइए, ये शाम को 5 बजे खुलेगी, और यहाँ पे आप ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं, ठीक है। ज्योत्सना, गुड इवनिंग ज्योत्सना। चलिए, आज जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये ऑनलाइन पेपर जो आपके सब हुए थे उसको ही हम सॉल्व कर रहे हैं, और 1 बाय 1 मैं आपको पेपर सारे सॉल्व करा रही हूँ। अभी जो हम कर रहे थे पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम पेपर सेकंड को भी करेंगे, ठीक है ना। तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर मैं क्वेश्चन जोड़ूं तो इतने क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को करने के लिए। ऑलमोस्ट अगर आप सभी एक क्वेश्चन केवल देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, तो 80% तो आपका पूरा ये तैयारी हो ही जाएगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून आराधना जी, और बहुत अच्छा लग रहा है सारे मेंबर आज मेरा पीवाईक्यू स्टार्ट होने से पहले जुड़ते जाओ। कुछ रेगुलर मेंबर्स हैं जिनको मैं बिल्कुल अच्छे से जान गई हूँ, जो मेरी क्लास पर डे लेते हैं लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं है कि वो बाद में नहीं लेते होंगे, बट लाइव क्लासेस में जो दिखते हैं ना, वो दिमाग में भी होते हैं। चलिए, फिर स्टार्ट करेंगे आज का, और इसके लिए आपको 20 सेकेंड मिलेंगे, और सभी अपना आंसर करिएगा, और एक पेपर पेंसिल रखिएगा। जो भी नंबर है आप ऐड भी करते चलिएगा, और जिस क्वेश्चन में डाउट है हम पूरे लास्ट जब कर लेंगे उसके बाद हम फिर वो डाउट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर ले और उसको हम क्लियर करें। रोहित जी बोल रहे हैं सी टेट की डेट आ गया मैम। गुड आफ्टरनून लेखनी, सी टेट की डेट तो अभी नहीं आई है। चलिए, ठीक है, हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो जानते हैं कि आपके लिए कितना ये हेल्पफुल है। और क्वेश्चन इतने रिपीटेड हैं कि आप भी समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हर बार पूछने का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और ध्यान से उसको पढ़िएगा।
पढ़ने के बाद फिर आंसर करिएगा। विकासात्मक परिवर्तन संस्कृतियों में बच्चों में एक सार्वभौमिक गति से होता है। मध्य बचपन तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता है। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव का एक परस्पर क्रिया है। डेवलपमेंटल चेंजेस occur at universal pace in children across cultures, occur at a very fast pace till middle childhood and then stop. Always occur in a linear manner and are unidimensional, are in interplay of heredity factor and environmental influence. आंसर करिएगा सभी। राम परवेश जी, गुड आफ्टरनून राम परवेश जी। आप स्टार्टिंग में तो दिखते हैं बट एंड में गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग एंड तक रहेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्लास में इन्वॉल्व हैं, कितना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ डाउट है। ठीक है, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जो पर्यावरण होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव के परस्पर क्रिया द्वारा होता है। हमेशा इन दोनों का इफेक्ट हमारे डेवलपमेंट पे होता है, तो ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हमेशा आपके दोनों फैक्टर्स को रिलेट करके चलेगा, तो हमेशा इसी ऑप्शन को करिएगा। ठीक है, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an example of use gross motor skill while dash require use of fine motor skill, आपको बताना है कि ग्रॉस मोटर में कौन सा एक एग्जाम्पल है और एक फाइन मोटर का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, हाँ, डी इज द राइट आंसर और सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सकल मोटर जो दिया है यानी कि जो स्थूल गति की क्रियाएं हो गई और फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। आंसर करिएगा। गौतम बोल रहे हैं ए, माही बोल रही हैं ए, ओके, बबली का भी है ए, शाहीन बोल रही हैं ए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, ए इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया इसके लिए सभी ने, बहुत अच्छा। ये चीज समझ गए कि ग्रॉस मोटर में क्या है और फाइन मोटर में क्या है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन के चरण में होगा? एक बच्चा सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है, एक बच्चा जो अमूर्त विचार का आसानी से पालन कर सकता है, एक बच्चा जो सहकारी खेल में शामिल नहीं हो सकता है, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा, बबली अपना +1 ऐड कर रही हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है और 2 का ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया है, तो उसमें सभी अपने नंबर ऐड कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भले पूछे लेकिन हमेशा आपका टॉपिक वही रहता है। रोहित जी का 3rd के लिए आंसर आ गया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी गुड गोइंग। बाकी सब भी आंसर करते जाइए, गलत और सही सब छोड़ दीजिए, जितनी गलतियां होंगी हम उससे कुछ नया सीखेंगे। ठीक है ना, तो आंसर जरूर करिए सभी। बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है और हमारा जो आंसर है 4 इज राइट। बहुत अच्छा, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 असर्टन है, कथन वाले वाक्य हैं। बच्चे व्यवहार करने के
तरीके और अपने परिवार में रहने वाले मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं। इसका जो रीज़न दिया गया है, परिवार बच्चों के सामाजिककरण की एक माध्यमिक एजेंसी यानी द्वितीयक एजेंसी है, सही विकल्प को चुनें। Children learn ways, behaving and values of norms of living in their family. Reason family is a secondary agency of socialization. Children. क्वेश्चन नंबर 4 रोहित जी फटाफट आंसर कर रहे हैं। रोहित जी ज्यादा जोश में आ गए हैं। प्रैक्टिस चल रही है रोहित जी की। ओके, बबली का भी आंसर आ गया है। चलिए सभी आंसर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ओके, लेखनी ने भी किया, प्रियंका। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा कि आपका जो दिया है कि ए कैसे होगा, परिवार क्या है? क्या परिवार जो है वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है? कई बार मैंने इसको बताया है कि जो फैमिली होती है हमारी फर्स्ट एजेंसी सोशलाइजेशन की होती है। तो रीजन जो दिया है गलत दिया है, और बच्चे व्यवहार करने के तरीके, मानदंड, जो नियम होता है केवल अपने अभिभावक और परिवार से नहीं सीखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि ए सत्य है, लेकिन जो आर है वो असत्य है। बिल्कुल। बच्चे व्यवहार करने के तरीके और अपने परिवार में रहने के लिए मूल्य और मानदंडों को सीखते हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण की एक माध्यमिक एजेंसी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शाहीन बिल्कुल सही बोल रही है। इसका जो राइट है वो हमारी प्राइमरी है, इसलिए रीजन जो दिया वो तो पहले ही असत्य हो गया, तो ए का तो ऑप्शन होना ही नहीं है। और जो उसका आर ए का सही स्पष्टीकरण कर भी नहीं रहा है। लेकिन जो व्यवहार करना सीखता है बच्चा अपने फैमिली से ही सीखता है। लेकिन जो सेकंड उसका रीजन दिया गया वो गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और जितने लोग सही करते जा रहे हैं अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। अगर देता कि केवल परिवार ही जो होता है वो व्यवहार और मूल्य को, कल जो क्वेश्चन था उसमें केवल परिवार को ही दिया था कि केवल अभिभावक ही परिवार और मानदंड सिखा सकते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हुआ था। आज इसमें केवल नहीं दिया है, जो व्यवहार बच्चा सीखता है स्टार्टिंग में वो अपने फैमिली से ही सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? शिशु जो इन्फेंसी होता है, इन्फेंट में होता है, तर्क लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ठीक। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड यानी कि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला जो होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, निगमनात्मक और तार्किक विचार उभारता है। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त परिचालन में जब बच्चा होता है, संरक्षण और वर्गीकरण करने में सक्षम होता है। और औपचारिक परिचालन में होता है कि नकल शुरू होती है, काल्पनिक खेल शुरू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है और फटाफट इसका आंसर करते जाइएगा। ठीक है, सबिता जी, गुड आफ्टरनून सबिता। बिल्कुल 5 का सभी सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, और जितने लोग सही करते जा रहे हैं अपने नंबर में +1 ऐड भी करते जाइएगा। ठीक है, और क्लास मेरी अगर अच्छी लगती हो, आपके लिए यूजफुल लगती हो, तो क्लास को लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसके लिए, और जो हमारा थर्ड आंसर होगा वही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वयं और दुनिया के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है वो? संतुलन, संगठन, आत्मसात या फिर आवास। जो एकोमोडेशन यानी समायोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदी में उसका आवास निकाल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। लेखनी अपने नंबर भी प्लस करती चल रही हैं, बहुत अच्छा लेखनी, काफी दिनों बाद आप मेरे क्लास में दिख रही हैं। चलिए +4, वेरी गुड,
बाकी सब भी जहाँ से जो ऐड हो रहे हैं आप लोग वहीं से अपने नंबर काउंट करते चलिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगता है आप उसको नोट कर लीजिएगा, हम लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। ओके, 6 का आंसर आ रहा है, राजेश कर रहे हैं 6 का सी। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या है कि हम अपने स्कीमा में न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्वयं और दुनिया के बीच यानी कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में जब हम बैलेंस बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ड इज रिफर टू, यानी जो आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा और जो वर्ड आपको बताता है, इन दोनों के बीच के मैच जो करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एसिमिलेशन हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू स्कीमा को फिट करते हैं और एकोमोडेशन जब वो हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग उसमें फिट नहीं होता है तो हम उसको अल्टर करते हैं, तो ये होता है एकोमोडेशन। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने को बोलते हैं हम इक्विलिब्रेशन, यानी कि दोनों के बीच में संतुलन हो, यानी जो स्कीमा हमारे दिमाग में फिट होती है और जो समाज द्वारा एक्सेप्टेबल होती है, इन दोनों के बीच में जब तालमेल बैठ जाता है तो उसे हम कहते हैं संतुलन। क्लियर है सभी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमेशा आपका संतुलन होगा। जब हम स्वयं की थॉट को और दुनिया की थॉट के बीच में एक संतुलन बनाते हैं वही हमारा इक्विलिब्रेशन कहलाता है प्याजे के अकॉर्डिंग। क्लियर है अभी सभी को? बहुत अच्छा, अभी सभी राइट आंसर करने लगे। अभी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? ओके, समझ में आ गया। और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखते जाते हो ना, ये एक हम अपने दिमाग में स्टोरेज करते हैं यानी संगठन करते हैं। एक नॉलेज चेक करने के बाद दूसरी नॉलेज के बाद तीसरी नॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के बारे में लेव वाइगोट्स्की के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइगोट्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिससे वे कार्य में शामिल होते हैं जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं, यानी सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों को खाली राज्यों के रूप में समझते हैं। वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोट्स्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम करके आंका। बच्चों के बारे में लेव वाइगोट्स्की जो कहते थे, वाइगोट्स्की सजेस्ट दैट चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स टास्क दे कैन डू विद सपोर्ट। Vygotsky understand children as blank slate. Vygotsky proposed that children think quantitative lesser than adult. Vygotsky has grossly underestimated the capacity of children. ओके, बहुत अच्छा, सभी आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं और अपने नंबर भी प्लस करते जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, जिन सभी ने ए आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। जब एक शिक्षक संकेत और संकेत यानी कि जो सपोर्ट एंड पुटिंग टुगेदर अ जिग्सॉ, व्हेन अ टीचर सपोर्ट दैट चिल्ड्रन इज पुटिंग टुगेदर अ जिग्सॉ puzzle by given hints and clues, she is using the construct of। जब एक शिक्षक संकेत और आपको देते हैं, हिंट देते हैं, तो जिगसॉ पहेली को एक साथ रखने में बच्चे का समर्थन करता है, तो वो किसके निर्माण का उपयोग कर रहा है? ठीक है, ओके। लेखनी और बबली अपने नंबर प्लस कर रही हैं, बहुत अच्छा।
और +6 और +5 डालते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। ओके। स्वतंत्र खोज, मचान, कंडीशनिंग या फिर मॉडलिंग। मचान यानी स्कैप फोल्डिंग, कंडीशनिंग जो संबंध बनाते हैं, मॉडलिंग और स्वतंत्र खोज इंडिपेंडेंट डिस्कवरी। वेलकम फरा, आपका कमेंट मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा कि मेरी शॉर्ट वीडियो भी आप सब देखते हैं। 8th का भी बहुत अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तो स्कैप फोल्डिंग सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्टेन है, असर्टेन वर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का पालन करती है। रीजन जो दिया गया है, बच्चा सबसे अच्छा सीखता है जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित होता है। सही विकल्प को आपको चुनना है। ओके, सविता +3 कर रही हैं और मुझे पता है कि सविता ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ओके, लेखनी +7, बबली है +6। ओके, क्वेश्चन को पढ़िएगा। A child-centered classroom is individualistic and follows a rigidly structured curriculum. Children learn best when the teacher is detected and controlling. Choose the right option. ओके, देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। ओके, अंजू, वेलकम अंजू, सभी आ गए हो क्लास में। बिल्कुल, जो लोग आंसर डी कर रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। यस, डी होगा, क्योंकि दोनों असत्य है, क्योंकि वो कठोर संरचित नहीं होता, व्यक्तिवादी भी नहीं होता, और जो टीचर होता है वो उपदेशात्मक और नियंत्रित भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन असत्य हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यस, 9 का जो आंसर होगा वो डी होगा गौतम जी, सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर करिएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा के रूप में वर्णित है? शिक्षक कक्षा में पूरी तरह से नियंत्रित करता है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, गतिविधियों कार्यों को करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर कंप्लीटली कंट्रोल्स द class participants of children in minimal children are accessed while doing activities and tasks, timetable and sitting arrangement are fixed। बहुत अच्छा, सभी ने फटाफट आंसर कर दिया और बिल्कुल सही आंसर किया है। बिल्कुल, सभी बिल्कुल राइट जा रहे हो। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अमित का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन इसे आपसी समझौते और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है? तो आपके कोहलबर्ग जी की थ्योरी जो आएगी आपके अक्सर इसी तरह के लॉज पर आएगी, तो काफी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, तो सारे लॉज जो हैं आपको वो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। यस, मैंने दोनों ही लैंग्वेज इंक्लूड किया है गौतम। Amit reasoned that we can change laws if they do not meet the needs of the society, but it should be done through mutual agreement and democratic process. According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral reasoning does Amit come under? आपका जो है सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन।
नैतिकता में बिल्कुल नहीं आएगा। जब एथिकल यानी आप किसी चीज़ पे अड़ जाओ कि हमें इसके विरुद्ध ही जाना है, जो कानून है उसको हमें फ़ॉलो नहीं करना है और वो अपने लिए उस चीज़ के लिए फ़ाइट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि वो समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, जो नियम बनाए गए हैं, वो समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन इनको चेंज कब करेंगे जब सबकी एक मत हो, सभी एक तरह से उस चीज़ के लिए एग्री करते हों। तो ये जो आएगा हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी कि थर्ड लेवल की कौन सी स्टेज है आप बताओगे? अब इसका आंसर भी आप करना कि ये कौन से लेवल की कौन सी स्टेज की बात हो रही है। यस, फरा नहीं, फरा बिल्कुल राइट नहीं है, सॉरी आराधना जो है इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है। ओके प्रियंका माही। हाँ, तो बताइएगा कि ये कौन से लेवल की कौन से स्टेज की बात हो रही है। आंसर करिए फटाफट ताकि जिनको कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। अपने राइट्स के लिए लड़ना ये सही है, ये है नियम में। ओके, बहुत अच्छा। मायने बोला लेवल 3 का ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये टोटल इन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे जिसमें ये फिफ्थ स्टेज है। यानी जो हमारे समाज के लिए खुद की ज़रूरतों को ना पूरा करे, उस कानून के विरुद्ध हम एक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये हमारे लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ओके, बबली बता रही है थर्ड लेवल। ओके, ओके। गौतम जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। इसका जो सेकंड आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बहुत अच्छा। यस, फराइज राइट, लेवल थर्ड एंड स्टेज फिफ्थ है। ठीक है। और अक्सर आपका जो पूछेगा ना, ये आपके फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज एंड आपका जो सेकंड स्टेज टिक फॉर टैग वाली, ये चीजें काफी क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। बट आपको सिक्स पूरा पढ़ के समझेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सविता भी राइट थी। मैंने पूरा नहीं देखा पर जिसका जिसका देखा उसको मैंने बोल दिया। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर को आपने देखा होगा कि ये हर बार क्वेश्चन में आपके आ रहा है, तो काफी क्लियर होना चाहिए हार्वर्ड गार्डनर आपको। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्तियों में उनकी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में बेहतर संवेदनाएं हैं। जो आपको राइट ऑप्शन करना है वो। फोर्थ स्टेज वो होती है गौतम जी, जो सेकंड लेवल की फोर्थ स्टेज होती है ना, तो समाज के लिए जो समाज के नियम और कानून बनाए जाते हैं, बच्चा वो आपको वो कहता है कि मुझे इसको फॉलो करना ही है क्योंकि ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है। वो उस लेवल में नहीं होता है। ये 10 से 13 ईयर की ये जो एज होती है, ये हमारा सेकंड लेवल में आता है यानी कन्वेंशनल स्टेज में आता है। और जो फोर्थ स्टेज आती है ना, उसमें ही जो सोशल लॉज एंड प्रिंसिपल की बात हुई ना, ओरिएंटेशन लॉ ओरिएंटेशन वाली बात होती है ना, वो होती है। ठीक है, इसको भी हम लास्ट में भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। उसमें जो बच्चा होता है, जो भी हमारे समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं, जो भी हमारे समाज के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, बच्चा उसे फॉलो करने के लिए रेडी रहता है। वो उस पर कोई आर्ग्यू नहीं करता है। बहुत अच्छा सभी का लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपका है ना, इंट्रापर्सनल होगा। क्यों होगा? इसका भी रीजन आप बताएंगे। In Howard Gardner's theory, person high on dash intelligence have finer sensibility regarding their identity, human existence and meaning of life। यानी कि वो अपने जीवन का अर्थ ढूंढता है और अपनी संवेदनाओं के प्रति ज्यादा ही क्या कहते हैं, ज्यादा ही सेंसिटिव है। यस, माही, फरा एंड प्रियंका इज राइट।
ओके, प्रतीक्षा ने भी डी बोला है। जब भी जीवन के अर्थ के बारे में, यानी जीवन, अपनी होल लाइफ, हमारी जीवन क्या है, ये क्या है, जो ऐसी थिंकिंग वाले होते हैं वो हमेशा इंटरपर्सनल में आते हैं। ठीक है। मैंने इसमें नहीं, लेकिन कल की क्लास में जिन 8 टाइप्स जो इन्होंने बताए हैं, मैंने पूरा इसको इंक्लूड किया है ताकि इसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा सभी, जिसमें वो 8 टाइप्स मैंने पूरे बता दिए हैं, और फिर आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ 5-year old girl uttered, "This is not for me. Girl, do not play with car on getting a car as a gift. This is indication of gender of role flexibility, gender relevance, gender stereotyping या gender stability." एक 5 साल की लड़की कहती है, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां उपहार के रूप में कारों के साथ नहीं खेलती हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सबिता बिल्कुल सही बोल रही हैं, जो राइट वर्ड मुझे मिल नहीं रहा था, वो सबिता ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। थैंक यू सबिता। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए, which of the following is an effective strategy to cater to culture and linguistic difference in the class? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? मानकीकृत और कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश की विधि को अपनाएं, कक्षा में प्रतिस्पर्धी भावनाओं को बढ़ाएं, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखें। आंसर करिएगा सभी। बहुत अच्छा लेखनी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। +10 में चल रही हैं। ओके, बबली +9, द गंगा +7, सबिता +8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सभी को दिख रहा होगा। फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिग्ड करिकुलम, अडॉप्ट द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन क्लासरूम, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डिफेक्ट्स। 14 का डी। ओके, बहुत अच्छा। यस, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। जिसका राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, कि विभिन्नताएं जो है इसको अभाव के रूप में नहीं, बल्कि इसको उपयोग के रूप में हमें देखना है कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली गई औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है। सभी शैक्षिक गतिविधियों को केंद्र में होना चाहिए। योग्यता के लिए बच्चों को रैंक असाइन करना महत्वपूर्ण है। National Education Policy 2020 suggests that the assessment, क्या होना चाहिए assessment, must be undertaken through formal exam taken once in academic year, is important to find out a child's progress over a certain period of time, must be at the center of all educational activities, is important to assign rank to the children in order to merit। मुझे पता था कि आप सभी सी ही आंसर करोगे। ठीक है, सभी सी आंसर कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि हमें सेंटर में किसको रखना है। सभी सभी सी कर रहे हो। ओके, अभी बताओ कि जो एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि जो भी हमें करना है, हमको सेंटर में किसको रखना है। सभी आंसर फटाफट करो। सभी ने सी लगाया है तो सभी आंसर करना कि हमें सेंटर में किसको रखना है। एजुकेशन पॉलिसी और जो बोलती है, यस, स्टूडेंट को रखना है, तो हम शैक्षिक गतिविधियों को सेंटर में कैसे रख सकते हैं।
सभी बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो कैसे इसमें दिया कि सभी शैक्षिक गतिविधियों को केंद्र में होना चाहिए। ऐसा क्यों है गतिविधियों को होना चाहिए? हमें क्या करना है कि एक निश्चित अवधि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो भी गलती कर रहा है, उसी समय उसको हम सुधारें और सुधार कर हम फिर से उसको एक नई चीज़ रेमेडियल टी आपने सुना होगा रेमेडियल या डायग्नोसिस करते हैं ना हम बच्चों का, उसी समय हमें उसको सही प्रोवाइड कराना है शिक्षा को, एजुकेशन को। बिल्कुल, सभी चाइल्ड सेंटर्ड बोल रहे हो तो फिर एजुकेशन हमारी शैक्षिक गतिविधियाँ हमारे सेंटर में कैसे आएँगी? अभी समझ में आया? जब भी सेंटर की बात हो तो हमेशा हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होगा। एजुकेशन जो हमारी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक? अभी सभी का डाउट क्लियर होगा। यानी निश्चित अवधि यानी जब भी हम बच्चे की प्रगति को पता लगाना है एंड ऑफ द सेशन नहीं लगाएँगे, ड्यूरिंग द सेशन करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जो आप मिस्टेक कर रहे हो, वो मैं आपको अभी क्लियर करूँगी। आपके एग्ज़ाम के बाद अगर मैं क्लियर करूँ, तो क्या आपको इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? तो ज़रूरी ये है कि गलतियाँ करो, लेकिन उस गलतियों को समय रहते ही सुधार कर लेना ज़रूरी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। छात्रों की क्षमता आधारित कठोर कठोर सामूहिककरण, व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार और सम्मान, कुछ छात्रों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, विकलांग छात्रों की रूढ़िवादिता। ओके, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। मेरा पढ़ाना तभी सक्सेस होगा जब हर एक बच्चे के दिमाग में हर एक बात जाएगी। ठीक है, चलिए 16 का आंसर सभी करिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर एबिलिटी बेस्ड रिग्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, consideration and respect of individual differences, only vocational education for certain student, stereotyping of student with disabilities। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। बहुत अच्छा, सभी का इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डिसलेक्सिया की पहचान करता है? Which of the following behavior is an identifier of dyslexia? जो दिया है राइटिंग बी को एज अ डी, 21 को एज अ 12, लो अटेंशन स्पैम एंड हाई फिजिकल एक्टिविटीज, फ्रिक्वेंट मूड स्विंगिंग, अब्यूज बिहेवियर। रिद्धि जरा गैस ऑफ कर देना। ओके, बहुत अच्छा, सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यही होगा। मैक्सिमम बच्चों को आप देखते होंगे छोटे क्लासेस में, यहाँ तक कि मेरे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है। एक एज तक ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक एज के बाद काफी, अगर हम कहें। ओके जा। मेरे बच्चे अक्सर मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो एक बेटा बिल्कुल सही लिखता है, लेकिन दूसरे बेटे में ये वाली आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर बी को डी, 21 को 12, अक्सर जो सेम दिखने वाले शब्द होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसको। जनरली छोटे होने पे सभी को होता है, लेकिन एक बड़े एज के बाद ये प्रॉब्लम होना मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्लेक्सिया में आ जाता है। ठीक है? ओके, बहुत अच्छा, सभी अपने नंबर भी प्लस करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑटिज्म वाले छात्रों को उन चुनौतियों से पहचाना जा सकता है जिनका वे सामना करते हैं। Student having autism can be identified by challenges they face in अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना, जानकारी का स्मरण या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स।
ईवीएस का गौतम जी, ईवीएस की क्लास 6 पीएम पे चलती है, सोनाली मैम लेती हैं, वो भी बाइलिंगुअल दोनों कराती हैं। ठीक है, तो आप 6 पीएम पे क्लास में जाइए, ईवीएस की पूरी पेडागोजी वहाँ पे होती है, उसके प्लस चैप्टर्स भी आपको कराए जाएंगे और बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज चलेगी, तो आप 6 पीएम की क्लास अटेंड जरूर करिएगा ईवीएस की। मेरे कितने बेबी हैं? अच्छा। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बेटी बड़ी है, 6 क्लास में है, और मेरे जो दोनों बेटे हैं वो क्लास सेकंड में हैं, ट्विंस बेटे हैं और एक मेरी बेटी है। चलिए, इसका भी आंसर आने लगा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है ना? अभिव्यंजक यानी एक्सप्रेसिव एंड रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन, ये दूसरों से उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है? इनको ये एक जगह पे फोकस्ड होते हैं, लोगों से कम बात करना, मिलना, ये चीज कम्युनिकेशन जो होता है इनका बहुत कम होता है। ठीक है, इसके जो कुछ है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मैंने इसीलिए इसके कुछ जो है ना सिम्टम, आप उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें मैंने उसको ऐड कर लिया है, और जो बच्चे अगर फिलर फॉर्म के नोट्स लेते हैं तो ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ओके, लेखनी +13 कर रही हैं। चलिए, अंजू ने 18 का ये कहा है, बहुत अच्छा। और ये जो कुछ उसके स्पेशल वो है ना कि ये क्या-क्या नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ जो उनके लक्षण है, ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो आप इसको आंसर कर सकेंगे, क्योंकि आपके सेट में पेपर होंगे और ये कई शिफ्ट में होंगे, तो हर शिफ्ट में थोड़ा-सा चेंज आपको करेगा। लेकिन ये नोट्स आपको जो व्हाट्सएप नंबर ग्रुप दिया गया है ना, जो ग्रुप का, आप वहाँ पे कॉल करिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी और आप वहाँ से सारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता होती है। सुलभ बुनियादी ढांचा, छात्रों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिक्वायर। हिंदी की क्लास खुशबू होगी, थोड़ा सा मैम का लैपटॉप प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं हो पा रही है, पर मे बी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी उनकी क्लास। उनके थोड़े लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सभी। माधव जी का आंसर आ गया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए, बहुत अच्छा। ओके, यस, जो राइट आंसर आया है माधव जी का आया है, और देवभूमि उत्तराखंड जो बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं है पर बता देती हूँ। ओके, तो इसका जो है ए आंसर इज राइट। बहुत अच्छा, उनके लिए सुलभ और बुनियादी ढांचा, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध शिक्षण वरीयताओं वाले छात्रों को शामिल करने में सहायक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग परफॉर्मेंस? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करे, आसपास के क्षेत्रों में खतरों और विकर्षण को कम से कम करे, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकों तक पहुंच को कम करे, छात्रों के व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबिंबित करे।
downplay relevance, value, and authentic of ask, minimize threats and distraction in the surroundings, reduce access to tool and assistive technologies, restrict individual choice and autonomous of student. निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध शिक्षण वरीयताओं वाले छात्रों को शामिल करने में सहायक होगा? अभी राइट आंसर नहीं मिला है मुझे। स्क्रीन तो क्लियर है लेकिन सभी कुछ साफ दिख रहा है। और भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस, माधव जी बिल्कुल राइट है, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ, आपने भी देवभूमि जो हैं आपने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है इसके लिए कि आसपास की जो भी उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीजों को कम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी किसी को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे यहाँ से क्लियर है, मैंने भी मोबाइल ऑन किया है बिल्कुल सभी का जो स्क्रीन जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके, फरहान बोल रही हैं नो मैम, ओके चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से चर्चा में संलग्न होते हुए शुरू की गई गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। ये किस में होता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अवलोकन संबंधी शिक्षा, सामाजिक रचनावाद या एक्सपोजरी शिक्षा? ओके, थैंक यू माधव जी, प्रियंका जी, सभी का थैंक यू, सभी बता रहे हैं। लेकिन आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा देख लीजिए क्लियर, बाकी सभी को क्लियर है। चलिए, स्टूडेंट लर्न थ्रू सेल्फ इनिटेट एक्टिविटी while actively engaging in discussion in classroom based on behavioristic principle, observational learning, social constructivism या exploratory teaching? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्थक शिक्षा यानी मीनिंगफुल लर्निंग होती है, मुख्य रूप से ज्ञान का प्रजनन है तब होता है जब सामग्री को अप्रासंगिक बना दिया जाता है, तब होता है जब शिक्षक सक्रिय रूप से छात्र के सीखने को नियंत्रित करते हैं, विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। Meaningful learning is primarily reproduction of knowledge occur when content is disconnectedized, take place when teacher actively control students learning, involve the process of analysis, critical thinking and problem solving. क्वेश्चन नंबर 22 का सभी आंसर करिएगा। ओके, बबली +14, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, बहुत अच्छा। यस, डी इज द राइट आंसर। हाँ, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रीन को देख लीजिएगा, पूरा नहीं आ पाता है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन से उसको मैच करा के आप बता दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? ठीक है, आपके है संकल्पनात्मक समझ पर बल, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में वृद्धि करना, प्रौद्योगिक विकल्पों के उपयोग में कमी। ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उसको ऊपर से अटैच करके बताइएगा सभी। 23 का, बहुत अच्छा, सभी का आंसर भी रोहित जी फटाफट आंसर कर रहे हैं। Which of the following has not been advocated in National Education Policy 2020?
emphasis on conceptual understanding, summative assessment, increasing curriculum content, decreased use of technology option. ऑप्शन आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड है सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड है आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ है आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ओके ओके ठीक है, लिखनी. ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो आ रहा है इसके लिए होगा. जो नहीं किया गया है तीनों जो होंगे वही होंगे आपके. फर्स्ट है. गौतम जी ध्यान से देखिएगा. हैज नॉट बीन एडवोकेटेड ऑफ नेशनल पॉलिसी दिया है. आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का. निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलान जोड़ी है? विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी क्षमता में सुधार करने के लिए एक वर्कशीट करना, दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य. इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया है आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बताइएगा. नगद पुरस्कार जीतने के लिए एक परीक्षण की तैयारी, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, कक्षा में पहली रैंक प्राप्त करने के लिए किसी विषय वस्तु के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, दूसरों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करना, दृष्टिकोण जो है उन्मुख लक्ष्य. Which of the following is correctly matched pair of response and goal orientation? Response और goal क्या होना चाहिए, सही किससे मैच कर रहा है? Doing a worksheet to improve one's competition in domain of particular interest, approach oriented mastery goal, preparing for a test to win a cash prize, avoidance oriented performance goal. ठीक है, ये मैं पढ़ दे रही हूँ गौतम जी के लिए. टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ सब्जेक्ट टू अचीव फर्स्ट रैंक इन क्लास, अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, वर्किंग हार्ड फॉर नॉट गेटिंग अप परफॉर्म्ड बाय अदर, अप्रोच ओरिएंटेड गोल. यस, बिल्कुल सही. जो इसका राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही होगा. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 25 नंबर का देखिएगा. छात्र के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को चाहिए. परीक्षा के डर को प्रेरित करे, रटकर याद कर रखने पर जोर दे, निष्क्रिय सुनने को प्रोत्साहित करे, बच्चों को जो पहले से पता हो उसके साथ संबंधों को सक्षम करे. क्वेश्चन नंबर 25 का सभी आंसर करिएगा. ठीक है. इन ऑर्डर ऑफ फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग और टीचर शुड. माधव जी, हाँ, देवभूमि जी का आंसर आ गया है. माही, माधव जी, ओके ओके, सभी आंसर करते जा रहे हैं. बहुत अच्छा. यानी जो बच्चे को पहले से पता हो उसके साथ हमें कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज को डालना है. बहुत बहुत अच्छा, सभी बिल्कुल सही आंसर किया इसके लिए. तो ये क्वेश्चन देखा आपने कि ये कम से कम मैंने 7 से 8 बार आप लोगों को कराए हैं, और ये हर ईयर में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं. तो ये हमेशा, कल आप लोग मिस्टेक कर रहे थे, अभी देखना कि जब भी हम न्यू नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे तो प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए, उससे कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज को हम बच्चों को देंगे. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. 26 का है. छात्रों द्वारा की जाने वाली गलत अवधारणाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? याद रखने और याद रखने के लिए बहुत सारी सामग्रियां असाइन करें, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां गलत धारणाओं को व्यक्त करने की अनुमति ही नहीं है, गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर दें, छात्रों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक धारणाओं को अनदेखा करें. Which of the following is the constructive approach for dealing with the misconceptions carried by student? Assign lot of content to memorize and remember. Create curri-
काफी बड़ा सेंटेंस है, मुझे बड़े सेंटेंस पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। सब डी और सी कर रहे हैं, ओके ओके। सी, हाँ सी होगा कि क्या करना है, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन टू काउंटर मिसकंसेप्शंस। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये जो राइट आंसर होगा वो हमारा यही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के बीच किसी कार्य की वैचारिक समझ को सुविधाजनक बनाने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, ड्रिल और अभ्यास या सजा? Which of the following is helpful in facilitating conceptual understanding of a task among student? Competition, discussion and dialogues, drill and practice या punishment? क्वेश्चन नंबर 27 का सभी आंसर करिएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं इसके लिए, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, यानी सेकंड, चर्चा और संवाद, डिस्कशन एंड डायलॉग्स। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी होने के लिए एक शिक्षक को सक्रिय प्रेरित करना चाहिए किस चीज में? फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिव इंडक्स। इंड्यूस है, सॉरी, एक्टिव एंड इंड्यूस। 28 का आंसर सभी करिएगा। ओके, द गंगा +17 करिए, ठीक है। ओके, बबली 20 प्लस है, ओके। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड ही होगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी इसका राइट आंसर जा रहे हैं। यस, माही इज राइट। शाहीन, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है 28 के लिए। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी प्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है? सजा से बचने के लिए होमवर्क करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समाज में शामिल होना, एक प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भागीदारी। Which of the following is not an example of extrinsic motivation? Doing homework to avoid punishment, joining debate society to gain knowledge, learning chess to win a competition, participation in dance in impress peers. क्वेश्चन नंबर 29 का सभी आंसर करिएगा। फारा जी का आंसर आ गया सबसे पहले। यस, बिल्कुल राइट आंसर किया है सभी ने इसके लिए, तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है सबिता, आपका आंसर गलत है। इसका जो होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद, वो जो है मतलब नॉलेज गेन करने के लिए वो कर रहा है, बाहरी किसी रिवॉर्ड से या किसी तरह से इफेक्ट होके नहीं कर रहा है। तो आपका जो बताना था वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, 2 बार डैश है, हिंदी का आप देख लीजिएगा। छात्र की उपलब्धि होने की संभावना कब होगी? प्रासंगिक पाठ्यक्रम और कमी हो, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र और कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि और सामाजिक बहिष्कार और सुधार। 30 का सभी आंसर करते चलिएगा।
अंजू जो होगा ना 29 का वो हमारा सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, ए नहीं होगा। माई का आंसर आ गया है, प्रियंका ने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो कैसा लगा अपना आज का सेशन? सभी अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। जो लोग बाद में क्लास देखते हैं वो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो ना तो आप उसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, फरा बोल रही हैं नो मैम। ओके, माधव बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चंस लेवल आपको कैसे लग रहे हैं? मतलब इजी लग रहे हैं या हार्ड लग रहे हैं? कैसा आपको मतलब लग रहा है कि हम इसको क्रैक कर पाएंगे? ज़्यादा अच्छा है। अभी भी क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग को क्लास में ऐसा कुछ करने में? बहुत अच्छा, प्रियंका ने 26 किया है स्कोर। ओके, बाकी सबका मैं ठीक से देख नहीं पाई। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट। ओके प्रतीक्षा, वेरी गुड। तो आज की हाईएस्ट स्कोर प्रतीक्षा जी का है। तो एक बार प्रतीक्षा जी के लिए भी क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये आपके टेस्ट ही हो रहे हैं और आपको देखा जा रहा है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। माधव जी बोल रहे हैं इजी है, रोहित बोल रहे हैं अच्छा है। ओके, तो अभी आई होप आपका डर कम हो गया होगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि डर के आगे ही जीत है। तो डरना नहीं है, लड़ना है और अंत तक क्लास करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की और मुझे अच्छा लगा। जो बच्चे फर्स्ट टू एंड तक मेरे क्लास में बने थे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया। कुछ बच्चों को लेट भी हो जाता है पर कोई बात नहीं। पर आप सभी ऐसे ही कंटिन्यू रहो मेरे साथ क्वेश्चन में, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस सेट हो, आपको इधर उधर ना घूमना पड़े कि कौन सी बुक सॉल्व करे, किससे ले, क्या करे। तो ये सब चीजें आपको होती जाएंगी। हिंदी की क्लास बबली होती थी 10 बजे, बट मैम का थोड़ा सा लैपटॉप इशू हो गया है, इसलिए क्लास नहीं हो रहा है। और जब वो क्लास लेंगी ना तो हो सकता है कि वो 9 पीएम से आपकी क्लास ले। ठीक है, और इसके बारे में अभी तो मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आज सर से बात करूंगी तो कल आपको क्लास में बता दूंगी कि हिंदी की क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। और घर पे भी जो अगर आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है जो भी है उसको आप यूज करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए पीवाईक्यू के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।